नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ महीने रह गए हैं और बता दें कि हरियाणा के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे से काम का हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल बनाम 10 साल। हरियाणा में कांग्रेस ने 10 साल की बीजेपी सरकार से आज से हिसाब मांगने का कार्यक्रम शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस से 10 साल के शासन का हिसाब मांग रही है। इस तरह हरियाणा में 10 बनाम 10 यानी चुनाव में 20 साल के काम का हिसाब मांगा जा रहा है। अब सवाल यह है कि दोनों दलों में से जनता किसका हिसाब मांगेगी। तो हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है, लेकिन इस बीच जो तकरार है राजनीतिक दलों में वो जोर पकड़ती नजर आ रही है। किसका काम किस पर भारी होगा, अब सवाल ये उभर कर प्रदेश की सियासत में सामने आने लगा है। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस से 10 सालों के शासनकाल का हिसाब मांग रही है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने अपने 10 सालों के शासनकाल में क्या किया। अब जनता किसको भरोसा जताएगी, किस पर और किससे हिसाब मांगे, ये सवाल बरकरार है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इन्हीं के साथ चर्चा में। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख दिनों दिन जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी अभियान के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ 15 सवाल लेकर जनता के बीच जा रही है और बीजेपी के 10 साल के शासन का हिसाब मांग रहे हैं। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है। ये हरियाणा ने मांगे हिसाब क्यों 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेंगी। वहीं पिछले दिनों जब कांग्रेस ने जनता मांगे हिसाब कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मनोहर लाल ने भी सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा पर वार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने 10 साल का हिसाब तो दे दे, फिर हिसाब मांगे। मेरा कहना है कि पहले हम हिसाब मांगेंगे उनके 10 साल का। आखिर उन्होंने 10 साल में जो किया और देश को किस गर्त में उस समय डुबोया, देश निराशा अवसाद, इसमें प्रदेश जो है निराशा और अवसाद के अंदर फैला यानी डूबा हुआ था, और उस समय जनता ने उनको जब नकारा था, क्या हालत थी, पहला हिसाब उनको देना पड़ेगा। और दूसरा, हमने साथ साथ अपना हिसाब दिया है। जब भी उन्होंने कहा, साथ साथ हमने कहा है कि हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है और कितने बढ़िया ढंग से हम उसको चला करके लाए हैं। अगर उनको इस प्रकार का हिसाब लेना है तो जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनका हिसाब तो जाके ले लें। पास में पड़ोस में कांग्रेस राज्य करती रही पंजाब के अंदर। पंजाब को जो डुबोया वो कांग्रेस सरकार ने डुबोया, बचा खुचा आम आदमी पार्टी डुबो रही है। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी हरियाणा में एक दूसरे का हिसाब मांग रहे हैं, जिससे अब इस चुनाव में 5 साल के काम का हिसाब ही नहीं बल्कि 20 साल के काम के आधार पर जनता से वोट मांगने की तैयारी है। यानी 10 बनाम 10। अब सवाल ये है कि दोनों दलों में से जनता किसका हिसाब मांगेगी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो लगातार वार पलटवार जारी है। अब सवाल यह है कि जनता भरोसा किस पर जताएगी, किससे हिसाब मांगेगी, किसको वोट करेगी। ये तमाम सवाल हैं जो राजनीतिक पटल पर जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं। आप देवेंद्र, 10 साल बनाम 10 साल, किसका हिसाब किस पर भारी? देखिए सौरभ, ये वो बात है, तेरी कमीज मेरी कमीज से साफ कैसे, मतलब दूसरे की कमीज को गंदा और अपनी कमीज को साफ दिखाने वाली प्रवृत्ति है। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2004 में हरियाणा में चौटाला सरकार थी। 2000 में जो चुनाव हुए थे, 2005 तक चौटाला सरकार थी, लेकिन 2004 में
एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी चौटाला सरकार के खिलाफ 2004 में। तो तब कांग्रेस आरोप पत्र लाई थी, चार्जशीट जिसको कहा जाता है, पुलिस में भी होती है लेकिन राजनीति में भी चार्जशीट का चलन है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। 2004 में कांग्रेस सरकार चौटाला सरकार के खिलाफ चार्जशीट लाई थी कि कानून व्यवस्था ये है, पिता और दोनों पुत्र हैं, ये अलग अलग इनके लिए थैली चाहिए, इस तरह राजनीतिक आरोप होते हैं कि इनको अलग अलग थैली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अत्याचार की बात है, लूट की बात है, जिस चीज को पसंद आ जाए, जिस पर नजर हो जाए वो हासिल करने की, इस तरह के आरोप लगे थे। तो कांग्रेस 2004 में चौटाला सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर आई थी। उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक, तब बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर आई थी कि आप जनता के गुनाहगार हैं, आपने जनहितैषी काम नहीं किए, आपने जनता के हितों के खिलाफ काम किए, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। मतलब पिछले 20 साल से हरियाणा की सियासत में ये चार्जशीट का नया चलन शुरू हुआ है। अब कांग्रेस हिसाब मांग रही है कि 15 सवाल खड़े कर रही है कि जवाब दो। जब बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, जब कांग्रेस ये चीज लेकर आई है तो बीजेपी पलटवार करिए कि हिसाब तो पहले आप दीजिए, हम तो अब 10 साल में, आप भी तो पहले 10 साल राज किया है, दिल्ली में भी किया है, केंद्र में किया है, हरियाणा में किया है। तो ये एक मेरे को लगता है एक नया चलन है, विपक्ष हावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए जो सत्ता में सरकार है, थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों की नाराजगी होती है, बदलाव वाली चीज भी सामने आती है, तो विपक्ष जबरदस्त तरीके से, जिस तरीके से 2004 में कांग्रेस ने चौटाला सरकार पर पलटवार किया और 10 साल राज में रहने के बाद बीजेपी जब थोड़ा थोड़ा मजबूत होनी शुरू हुई तो कांग्रेस सरकार पर वार किया चार्जशीट लाकर कि आप हिसाब दीजिए। अब बीजेपी ये कह रही है कि 10 साल तो हमारे से पहले आपने भी राज किया, आप हिसाब दीजिए। तो ये वही बात है कि दूसरे की गेंद दूसरे के पाले में डालना, मतलब राजनीतिक हथियार के तौर पर ये चीजें आजकल प्रयोग में लाई जा रही हैं। जो चीज हिसाब कांग्रेस मांग रही है, बीजेपी कह रही है पहले हिसाब आप दीजिए, फिर हमारा हिसाब मांगिए। महेश, क्या लग रहा है इस मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए? देखिए, साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि ना तो हिसाब कांग्रेस देगी और ना ही हिसाब भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाने का काम किया, ईमानदारी, बिना खर्ची, बिना पर्ची। कितनी ईमानदारी थी लोग जानते हैं, और किस कदर भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा देखने को मिला ये भी लोग जानते हैं। किस तरह की अलग तरह की परेशानियां लोगों को थी, हर रोज किसी न किसी कार्यालय के दफ्तर के चक्कर लोग लगाते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे बेहाल अगर जनता हुई तो पोर्टल व्यवस्था की वजह से हुई। बीती कांग्रेस सरकार का जिक्र करें तो यहाँ पर सीएलयू को लेकर जो प्रदेश की हुड्डा सरकार है काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती थी। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर हुड्डा वन के दौरान इनकाउंटर्स कुछ बदमाशों के किए गए, जिसके बाद कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल था वो ज्यादातर अगर देखा जाए तो बदमाश जो है काबू में सरकार के माने जा रहे थे। पुलिस और कानून व्यवस्था बेहतर मानी जा रही थी। लेकिन अब हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। कुछ कोशिश यहाँ पर दबाव के बाद, बड़े दबाव के बाद नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से इनकाउंटर्स के रूप में खरखोदा के इलाके में देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और पुलिस की तरफ से अंजाम दी जाएगी। ये पुलिस के लोग संकेत दे रहे हैं कि और ज्यादा इनकाउंटर जो है किए जा सकते हैं, ताकि बदमाश जो बेखौफ इस वक्त हरियाणा प्रदेश में नजर आ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल सवालों का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, तो सवालों की बारिश दोनों ही तरफ से होगी। भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर सवालों की बारिश करेगी। और यहां कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सवालों की बारिश भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। लेकिन ये सच बात है, ये तय बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में करना पड़ रहा है। और ये भी उतना ही सच है कि नायब सिंह सैनी जो मनोहर लाल खट्टर की गलतियां थी उन्हें सुधारने में पूरी कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी हद तक नायब सिंह सैनी इन कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन क्या ये कोशिश जो कामयाबी का जिक्र मैं कर रहा हूं सत्ता परिवर्तन को रोक पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल हरियाणा प्रदेश की जनता और रणनीतिकारों के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है। हाँ, वीरेन जी, ये जो दावे हैं, बीजेपी सवालों के जवाब 10 सालों का हिसाब मांग रही है, कांग्रेस अलग से मांग रही है। अब ऐसे में किस तरीके की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? और आखिर जनता भरोसा करेगी तो किस पर करेगी? वोटों का पोलराइजेशन किस तरीके से होगा? क्या समीकरण बैठेगा? क्या लग रहा है?
ये तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने की बात है। देखिए 2005 में कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और 2009 में, और देखिए उसके बाद जो है वो जो है जन आकांक्षाओं पर सरकार खरा नहीं उतरी, तो 2014 में जनता ने सरकार बदल दी। फिर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में बनी। अब हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। कांग्रेस ने जो काम किया उसकी सजा उसको मिल चुकी है, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, तो अब जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो नौकर है वो मालिक से हिसाब मांग रहा है, यहाँ उल्टी स्थिति बनी हुई है। भाई जो है नौकर को हिसाब देना चाहिए, और यहाँ तो जो है नौकर मालिक से हिसाब मांग रहा है। मतलब इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 वर्ष के पिछले 10 वर्ष के शासन में क्या कुछ किया, ये जनता को हिसाब देना है, और जनता को हिसाब देने के बजाय अब कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं, और कांग्रेस तो उसको सजा मिल चुकी है। कांग्रेस सत्ता से तभी बाहर हुई थी, वो जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, उन्हें वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए कांग्रेस को सजा मिली। अब हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब देखिए मनोहर लाल जो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ये स्थिति बनी है, पंजाब में को कांग्रेस ने डुबाया, जो कांग्रेस के नेता थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज वो कहां है? आज वो भारतीय जनता पार्टी में। और सुनील जाखड़ कौन है? वो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो इसलिए ये तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहेंगे। वीरेंद्र जी, सवाल यह है कि जो इस समय आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें सवाल बेहद बड़ा है, वो ये है कि जो परफॉर्मेंस है और हरियाणा मांगे हिसाब, ये जो कैंपेन कांग्रेस चला रही है, उसका कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर हुआ, ये जग जाहिर है, सभी ने देखा। उससे क्या कुछ एड ऑन होगा, कुछ प्लस पॉइंट रहेगा कांग्रेस के लिए? देखिए जनता बखूबी समझती है, जनता का मन बन चुका है, जनता ने किस ओर जाना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष तक शासन किया, और वो अपने 10 लोकसभा के 10 उम्मीदवार तलाश नहीं कर सकी, दूसरी पार्टी से उम्मीदवार लेके आए। जो भारतीय जनता पार्टी अपना 10 वर्ष में जनाधार नहीं बना पाई, अपने 10 उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उधर कांग्रेस देखिए, इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी, उसको जो सतपाल ब्रह्मचारी को उत्तरांचल से लेके आए, राज बब्बर को उत्तर प्रदेश से लेकर आए, मतलब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार नहीं तलाश सकी। तो इसलिए ये दोनों के आरोप प्रत्यारोप अगर ये जमीनी धरातल पर देखें तो दोनों कोई कम नहीं है। जनता वास्तविकता समझती है, लेकिन जनता की अब मजबूरी है, सत्ता विरोधी लहर है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर पर काबू पा लेती है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सक्रियता दिखा रही है, तो परिणाम कुछ हो सकता है। लेकिन इस समय कांग्रेस का मनोबल बहुत ऊंचा है, तो सब कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि कांग्रेस में अब टिकटों का वितरण कैसे होता है। देवेंद्र, बीते विधानसभा चुनाव की बात करें और अब आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें, समीकरण कितने बदले हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सौरभ, ये जो 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, ये राजनीतिक हथियार होते हैं। ये जनता को ये साबित करने की, जनता में एक मैसेज देने की होती है कि सरकार आपके हितों के खिलाफ काम करिए, सरकार अब सत्ता में रहने की हकदार नहीं। राजनीतिक हथियार है, लेकिन जनता सबसे ज्यादा बेस्ट, जिसको हम कहते हैं जज जो है वो जनता ही है। जनता ही फैसला करती है। पिछले चुनाव जो हुए, या जनता आजकल बहुत जागरूक हो गई है, वोटर बहुत जागरूक है, अपने वोट की कीमत समझने लगा है। समीकरण बदलने की जहां तक बात कहते हैं, 10 साल से ज्यादा कोई सरकार चली नहीं। केंद्र सरकार में देखिए, अब मोदी जी तीसरी बार आए हैं, कोई सरकार रिपीट हुई है, लेकिन अभी तक देश का राजनीतिक इतिहास हरियाणा का बताता है कि 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई सरकार नहीं लौटी। अब चूंकि लोकसभा में थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है और एंटी इनकम्बेंसी वाली बातें, समस्याएं बहुत हैं। सरकार ने जैसे महंगाई वाली बात है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था वाली बात अब खड़ी हो गई है हरियाणा में, किसानों वाला मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हैं। जो वायदे किए गए थे, नौकरियां इतनी दी जाएंगी, 2 लाख हर साल दी जाएगी, 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी 5 साल में, वो तमाम चीजें वायदे रह गए हैं। अभी भी मेरे को याद है कि जो पिछला संकल्प पत्र 2019 में बीजेपी ने जारी किया था कि हम ये काम करेंगे, उनमें से मेरे को लगता है 50% या 60% ही वायदे पूरे हुए हैं। मैंने एक नजर डाली है, बहुत सारे वायदे अब ये अधूरे हैं। कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन भत्ते देने की मांग की थी, वो कांग्रेस ने भी की थी, वायदा किया था, बीजेपी ने कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी और चीजें हैं। तो कुल मिलाकर अब ये है कि समीकरण जो है, मेरे को लगता है कांग्रेस को लग रहा है कि जनता कांग्रेस का हाथ पकड़ रही है। जितनी आक्रामकता के साथ कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार कर रही है और अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को दूर कर रही है। जीटी रोड बेल्ट की बात करूं, जीटी रोड बेल्ट एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी साबित हुआ है 2014 में, 19 में, लेकिन अब
कांग्रेस की जो पूरा ध्यान है जीटी रोड बेल्ट पर है, ये दिल्ली चंडीगढ़ के बीच के 7 जिले हैं, जो मतलब एक व्यापारी तबका है, जो अमन चैन चाहता है, जो सरकार को टैक्सेस देता है, जो खेती करने वाला है, जैसे हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद या सोनीपत, झज्जर, वो एरिया दूसरा है जहां खेती ज्यादा है। लेकिन इस बेल्ट में एक तो यह है कि नॉन जाट वाला फैक्टर उतना हावी नहीं है, और दूसरा व्यापारी हमेशा से उस सरकार को पसंद करता है जो अमन चैन, जो सुविधाएं दे, जो सुरक्षा दे। तो कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनते देखकर इसलिए आक्रामक ज्यादा हो रही है, और बीजेपी को ये साबित करने की कोशिश करी है कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। हालांकि बीजेपी, अब मेरे को लगता है बीजेपी थोड़ा सा सेफ्टी जोन में अपने आप को पा रही है कि हम कैसे अब जितनी गलतियां या जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो समस्याएं हैं, जो आक्रामक मुद्दे हो गए हैं जिसका जवाब देना पड़ रहा है, बीजेपी अपनी कमजोरियों को दुरुस्त कर रही है। मुकाबला बिल्कुल, अब देखिए हमारे सर्वे भी दिखा रहे हैं जितने हमने दिखाए हैं, और जो माहौल नजर आ रहा है जमीन पर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी माहौल है, दोनों बड़ी पार्टियों में मुकाबला है, बाकी अब पीछे छूट गए लगते हैं। हाँ, तो समीकरण मेरे को लगता है बदले हुए हैं, और बीजेपी के लिए मुश्किलें पहले से ज्यादा खड़ी है। बिल्कुल। महेश, जो स्थिति अब हरियाणा में सियासत में बनती नजर आ रही है, सवाल ये कि कांग्रेस जो अभियान चलाने जा रही है इसका कितना असर पड़ेगा प्रदेश की सियासत पर, और आम लोगों के दिल में और मन में क्या कांग्रेस के लिए कुछ जगह बचेगी, कुछ स्पेस रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया कि इतिहास रहा है कि 2 बार के शासन के बाद तीसरी बार कोई पलटा नहीं है, कितना असर नजर आ रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मैं ये बात अक्सर जिक्र करने लगा था, और आए दिन किसी न किसी भाव के साथ ये जो बात है मैं तमाम दर्शकों के सामने रखता रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की पसंद का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना, या कहें कि मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह की नीतियां हरियाणा प्रदेश में लागू की, और जिस तरीके से बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आई, कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ, और यही गुस्सा यहां कांग्रेस पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया है वो भारतीय जनता पार्टी के गुस्से की वजह से है। कांग्रेस पार्टी की अपनी खूबी का अगर मैं जिक्र करूं तो सिर्फ इतनी भर मैं मानता हूं कि जो कैंडिडेट्स का चयन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया वो बेहतरीन था, और उसी बेहतरीन कैंडिडेट्स के चयन की वजह से 5 सीटों तक जीत की मंजिल तक पहुंचना कांग्रेस पार्टी के लिए आसान हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट के लिहाज से आप भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी शिकस्त नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं भी मैनेजमेंट के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा था जो लोकसभा चुनाव के दौरान जीत की 5 सीटों की जीत के रूप में कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मैं यही कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ हासिल करने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी एंटी बीजेपी वोट हासिल करने जा रही है। अब एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा चाहे एनएलडी और बसपा के गठबंधन में हो, या फिर यह भी जो माना जा रहा है आने वाले दिनों को लेकर जो संकेत माना जा रहा है कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी और जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है वो भी गठबंधन कर सकती है, इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं। तो एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी जो कुछ कांग्रेस पार्टी की झोली में आने वाला है वो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, उसी का फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। सवाल चाहे कांग्रेस पार्टी 15 पूछे या 25 पूछे, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। वीरेंद्र जी, लगातार कांग्रेस कैंपेनिंग में जुटी हुई है, जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है, बीजेपी लगातार मैराथन तैयारियां कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में जो इनेलो और बीएसपी का एक अलग गठबंधन हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली। उदय भान और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने यह कहा कि वोट काटू पार्टी है और इन पार्टी को जनता माकूल जवाब देगी, कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है वो ध्रुवीकरण पर कितना असर डालेगा? क्योंकि महेश ने साफ तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होता नजर आएगा। देखिए, आज का मतदाता बहुत जागरूक है जी। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन ये क्या रूप लेगा, अभी जिस तरह का इनका टिकटों का वितरण हुआ है तो उसके आधार पर अभी इनमें जो टिकटों की कितनी लोगों में उत्सुकता बनती है ये तो बाद की बात है। लेकिन एक बात है कि लोग विकल्प चाहते हैं।
लोग कांग्रेस को विकल्प मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि प्रभावी विकल्प कांग्रेस ही है। कुछ सीटों पर हार जीत के अंतर को यह गठबंधन अवश्य प्रभावित करेगा, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी होगा। और लोग ये चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो समर्पित वोट है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, उनके सामने विकल्प एकमात्र कांग्रेस है। उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। हालांकि चुनाव के समय में ऐसे गठबंधन बनते रहते हैं, लेकिन गठबंधन कितने स्थायी रहते हैं, सवाल इस बात को लेकर है। ये गठबंधनों का जो बंटवारा है, जो सीटों का बंटवारा होगा, ये तो व्यक्तिगत जो है एक एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये ऐसे गठबंधन लंबे समय तक चलते नहीं है, किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होते। अभी इनका कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो बना नहीं है, गठबंधन पहले हो गया। न्यूनतम साझा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का भी नहीं बना था। पहले गठबंधन हुआ था, सत्ता का बंटवारा हुआ था, बाद में एक दो बैठकें हुई न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए, लेकिन ये कार्यक्रम आज तक तय ही नहीं हो पाया था। और यही बात जो है इस गठबंधन की, बहुजन समाज पार्टी की और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन की, वो इनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है, ये आजकल ये बताने की स्थिति में भी नहीं है। देवेंद्र और महेश, सवाल यह है कि शॉर्ट में कमेंट लूंगा मैं आप दोनों से कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी को परफॉर्मेंस पर असर डालेंगे? देवेंद्र। देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव दरअसल राष्ट्रीय मुद्दों पर थे। मोदी जी का चेहरा सामने था, देश की बात थी जो दुहाई दी जा रही थी कि राष्ट्र की बात है, देश की। लेकिन विधानसभा में आप देखिए जो हमारे अपने मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी आईडी है, सुरक्षा है, रोजगार है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क सीवर की जो समस्याएं हैं, जो रोजाना जिनसे वास्ता पड़ता है, उन चीजों का जो गुस्सा है, उनका जो नाप तोल है, वो मेरे को लगता है ठीक है, ये मुद्दे बने और वो प्रभावित भी करेंगे चुनाव को। ठीक है। महेश, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो किस पार्टी की बेहतर की जा सकती है और कही जा सकती है? देखिए देवेंद्र जी की बात को मैं दोहराने का काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो माहौल इस वक्त काफी अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी चिंता भी सामने आने वाली है। जो 10-10, 20-20 कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के खड़े हो चुके हैं, वो अगर निर्दलीय चुनाव मैदान में बड़ी तादाद में उतर जाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए और ज्यादा चिंताएं बढ़ने वाली है। उनकी जीत की सीटें हार में तब्दील हो सकती है। जी वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट। देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसी चुनौती का सामना है। अहीरवाल के अंदर जो है राव इंद्रजीत को लेकर चुनौती दे रहे हैं, अभय सिंह यादव चुनौती दे रहे हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया। क्यों इस तरह वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये स्थिति है। जो इस तरह का हिमाचल का इतिहास था वो हरियाणा में भी दोहराया जाता है। ये ऐसी चुनौती कांग्रेस के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, बागियों पर कैसे अंकुश लगाना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये है कि जनता जो हिसाब मांगेगी वो किससे मांगेगी? फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से 10-10 सालों के शासनकाल का हिसाब मांग रहे हैं। अब सवाल यह कि जनता किस पर भरोसा करेगी और सत्ता के सिंहासन तक हरियाणा में किसको पहुंचाएगी, यह सवाल है। देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।